नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूं जिसके बारे में अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई। एक्चुअली अभी आपने सुना होगा कि अतुल सुभाष नाम के एक इंजीनियर ने बेंगलुरु में सुसाइड किया, और सुसाइड से पहले उसने एक अपना वीडियो वायरल किया। उसके बाद उसने एक सुसाइड नोट लिखा। और न जाने हिंदुस्तान में कितने अतुल सुभाष हैं जो आए दिन इस तरह के कदम उठाने को मजबूर होते हैं। न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से ताजीज आकर के इस तरह के जो मैं कहूँ जो बिल्कुल एट लास्ट स्टेप है इंसान का, जो जिसे कायरतापूर्ण भी हम कह सकते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं हारने का एक जीवन से एक सिंबल है, सुसाइड तक का काम करते हैं। हम आज चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हो गया है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, क्यों मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, क्यों इस तरह की जो हालात पैदा होते हैं कि एक इंसान को अपना इस तरह का ज़िंदगी देने तक का एक निर्णय लेना पड़ता है। अच्छे भले पढ़े लिखे इंसान, कोई मैं किसी भावुक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी अनपढ़ इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी ऐसे ड्रगिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो नशे के दौर पे या किसी इन्फ्लुएंस में आके सुसाइड कर रहा हो, बल्कि एक अच्छे पढ़े लिखे कमाने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छे जो पैसा भी अच्छा उनके पास है, इसके बावजूद सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है हमारी सोसाइटी में, कहाँ ये जहर घुल गया है? मैं आज इसके लिए बात करूंगा एडवोकेट विष्णु शर्मा जी से। विष्णु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं विष्णु जी के बारे में बता दूं कि आप बहुत लंबे अरसे से मैट्रिमोनियल केसेस को कोर्ट में डील कर रहे हैं। मैट्रिमोनियल केसेस के ये मैं कहूँ तो एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। और इन्होंने अपनी लाइफ में एक मिशन बना रखा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा केस हों उनमें मीडिएशन के थ्रू उन केसेस को सुलटा लिया जाए, उन केसेस को, उन डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर दिया जाए और घर बस जाए। ये एक इनका मिशन है। मैं इसलिए आज भी स्पेशली इनसे बात कर रहा हूँ। विष्णु जी, ये जो मैंने अभी थोड़ा सा कहा शुरुआत में, और आपने भी सुना अतुल सुभाष के बारे में, और वो वीडियो भी आपने देखा किस तरीके से हुआ। मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूँ, अपने दर्शक भी मेरे जानना चाहते हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ऐसा क्या एक माहौल में कमी आ गई है, समाज में, सोसाइटी में, या मानसिकता में कमी आ गई है जिसके चलते मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। पैसा बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है, कहें तो विकास हो रहा है, लेकिन इस मामले में दूसरी तरह का विकास हो रहा है। ये क्यों? हाँ, धन्यवाद राकेश शर्मा जी। आपने एक ज्वलंत जो मुद्दा है उसके बारे में और ये मौका दिया मुझे बातचीत करने का। और मैं पिछले 91 से प्रैक्टिस में हूँ, और बाकी तो सभी तरफ से काम किया है कोर्टों में, लेकिन मुझे फैमिली केस करने का ज़्यादा मौका मिला है। और क्योंकि इसमें जीवन लगा होता है व्यक्ति का, कुछ धन नहीं है, कुछ ज़मीन नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति जब कोर्ट में आता है उसके साथ में दोनों परिवार पीड़ित होते हैं। जब दोनों परिवार पीड़ित होते हैं, वो तन से भी पीड़ित होते हैं, वो मन से भी होते हैं और धन से भी होते हैं। उनको सामाजिक हानि भी होती है और बहुत सारे उनको मनोरोगों से और गुजरना पड़ता है। तो ये अभी जो घटना घटी थी, तो वहाँ कहीं न कहीं मानसिक दबाव था, या कहीं न कहीं कानून की पेचीदगी थी, जटिलताएँ थीं, जिनको हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। जैसे हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो हमें वहाँ थोड़ा पढ़ने के बाद में अधिक ज्ञान नहीं होगा। एक आदमी एक्सपर्ट है, तो जिनको ये काम दिया गया है कोर्ट में एडवोकेट्स के लिए और सिस्टम के लिए, कि जब किसी प्रॉब्लम आती है तो वो कोर्ट में आता है, या अपने वकील साहब के पास जाता है, या अपने और जो लोग होते हैं जिनसे अपनी बात शेयर करता है, तो वो कहते हैं भाई एक अच्छा वकील करो, और अपने समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने कोई भी जो केस करना है या और कोई प्लेटफार्म का प्रयोग करना है वो आप करें। तो जो अभी घटना घटी है ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ऐसे हमारी सनातन ज्ञान है, सनातन धर्म, और ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो जीवन से हारना ये एक बहुत ही कमज़ोरी है, और हमें फाइट करनी है, हमें लड़ने के लिए प्लेटफार्म है। नहीं, सवाल ये है कि ऐसी स्थिति आ क्यों रही है, क्यों इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, डे बाय डे बढ़ रहे हैं?
हाँ, क्योंकि इस समय पहले इतना सिस्टम नहीं थे, न तो कानून की जानकारी थी, ना इतने लोग पढ़े लिखे होते थे, और न ही सिस्टम ऐसा था कि लोग वहीं रहते थे उस अपने गांव में या गांव के आसपास। व्यवहार रिश्ते भी आसपास ही होते थे, क्योंकि अब दुनिया छोटी हो गई है, तो व्यक्ति के पास में आपाधापी में ऑफिस जाना होता है, फिर वो टाइम ही नहीं मिलता है, अपनी बात शेयर नहीं कर पाता है, और जिनसे बात शेयर करता है अपने दोस्तों में, तो उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो अपनी मन की बात हल्की कर सकता है, तो वो घुटता रहता है। और कोर्टों में क्योंकि लिटिगेशन इस समय बहुत बढ़े हुए हैं, चाहे वो जनसंख्या की वजह से या अवेयरनेस है या और कोई कारण हो सकता है, जिससे व्यक्ति कोर्टों में आकर के उलझन में पड़ जाता है। और कोर्ट कहीं है, व्यक्ति कहीं रहता है, एक पार्टी कहीं रहती है, दूसरी पार्टी कहीं रहती है, तो सारा समय कोर्टों में ही व्यतीत हो जाता है, जिससे उसको हाइपरटेंशन और फ्रस्ट्रेशन अधिक पैदा होती है। अगर मैं उस मूल में जाऊं, इसके बेस में जाऊं, तो ये मैट्रिमोनियल केसेस जो हैं ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे सामाजिक कारण है? क्या इसके पीछे मैं कहूँ एक्स्ट्रा फ्रीडम है, या इसके पीछे कोई और आप कारण समझते हैं? आपके अनुभव में क्या आया है? हाँ, जो मैं केस कर रहा हूँ, जो भी आते हैं, एक तो कोई कहना किसी का नहीं मानता है, माता पिता का भी कहना नहीं मानते हैं बच्चे, और परिवार के लोगों को कोई कहना नहीं मानता है, और वहाँ पर ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है जहाँ बैठ कर के बातचीत की जाए, तो लोग तुरंत कोर्टों में भागते हैं, या और जहाँ भी जाते हैं वो उसकी तरफ भागते हैं, जिससे लिटिगेशन बढ़ता जा रहा है और सॉल्यूशन कम हो रहे हैं। और कोर्टों में, क्योंकि अभी दिल्ली में तो प्रोविज़न है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस प्रकार से सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, दिल्ली सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है कि जिस प्रकार से उनको मध्यस्थ केंद्र के जरिए वो थानों में भी व्यवस्था की गई है कि आप लगाएं एप्लीकेशन, दोनों पक्षों नहीं, को वो बुलाएं। तो आप सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, एक सामाजिक जो ताना बाना है हमारा, वो कहीं छिन्न भिन्न हो गया है। समाज की लोगों को परवाह नहीं है, समाज के लोग सुनना नहीं चाहते, या समाज की ये अपनी समाज में एक इज्जत प्रतिष्ठा की कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई उसकी चिंता नहीं है। क्या उसका एक ये बहुत बड़ा कारण नहीं है? हाँ, क्योंकि अब समाज रहा कहाँ है। एक व्यक्ति एक शहर में काम कर रहा है, उसकी पत्नी या उसका जो पति है वो और कहीं काम कर रहा है, माता पिता कहीं रहते हैं, तो मतलब है जीवन में एक कुटुंब की भावना थी, संयुक्त परिवार की भावना थी, वो तो ख़त्म होती जा रही है, और न्यूक्लियर फैमिली है। सुबह निकलते हैं, शाम को मिल पाते हैं कुछ समय के लिए, तो न तो बातचीत का हमको मौका मिलता है, और आपस में वो खींचते रहते हैं, और मानसिक तनाव रहता है, तनावग्रस्त रहते हैं। और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि लोगों ने इतने अपने ऊपर जिम्मेदारी पाल रखी है, इतने कर्जे ले रखे हैं, तो उससे भी लोगों को देनदारी की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और बात सुनने वाला कोई होता ही नहीं है। नहीं, अगर इसको हम यूं लें कि चलिए समाज की चिंता नहीं है, समाज से कोई संबंध नहीं रह गया लोगों का, अपना एकाकी जीवन लोग जी रहे हैं, बस मियाँ बीवी, ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा, तो उनके अगर अंदर डिस्प्यूट होता है तो ना वो पेरेंट्स की सुनते हैं, ना लड़की अपने पेरेंट्स की सुनती है, ना लड़का अपने पेरेंट्स की सुनता है, और रिश्तेदारों की तो बात आप छोड़ दीजिए। पहले शायद ऐसा रहता होगा, रहता भी है, हमारा भी नॉलेज में है कि अगर कोई डिस्प्यूट मियाँ बीवी में होता था तो परिवार के लोग, बड़े लोग, चाचुआ, ताऊ, कोई फूफा, कोई जीजा आपस में समझा लेते थे। आज वो सिस्टम शायद खत्म होने पे है। दूसरी बात, मैं अब आ रहा हूँ कि कानून जो बना, क्या इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि जो लेडीज़ के लिए जो कानून है आज 125 की, जिसमें मेंटेनेंस है सेक्शन 125 का, वहाँ डीवी एक्ट है 12 में, और 498 है, तो और दुनिया भर के उनके कानून ऐसे बने हैं जिसमें उसको रहने की भी जगह मिलेगी, उसको स्त्री धन भी मिलेगा, जो उसके घर से आया है वो भी उसका है, जो उसको लड़के वालों की तरफ से मिला है वो भी उसका है, और जो गिफ्ट मिली हैं वो भी उसकी हैं। इसके अलावा उसका जो हस्बैंड की जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग उसको रहने का भी हक है कानूनी तौर पे, सेपरेट होने के बाद भी। तो क्या ये चीज़ें इसको बढ़ावा दे रही हैं? हाँ, बढ़ावा तो बिल्कुल मिल रहा है, और इसमें और भी सामाजिक बुराइयां हैं कुछ, मतलब है जिसमें कि दहेज का लेना देना, इससे भी दबाव रहता है,
और अगर किसी फीमेल पक्ष की तरफ से वहाँ डिमांड को पूर्ण करने की बात आती है और वो लड़के पक्ष की तरफ से वहाँ इतना सम्मान नहीं मिलता है, तो वो कहते हैं मैं काम क्यों करूँ, मुझे काम नहीं करना है, और वहाँ डिमांड बहुत हो जाती हैं। तो मतलब है झगड़े की बहुत सारी इशू क्रिएट हो जाते हैं, और वो झगड़ा कहाँ जाता है, घर में ठीक होगा नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर वो आकर कोर्टों में ही उलझ जाते हैं। नहीं, फीमेल को ये भी लगता है ना कि उसके बाद कानून बहुत उसके फेवर में है, जाते ही कोर्ट में उसको मेंटेनेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, जाते ही लिटिगेशन चार्जेस मिल जाएंगे और आसानी से कोई तलाक नहीं होगा। ये भी एक उसको संबल देता है, ये भी उसको सहारा देता है या इंकरेज करता है कि वो कोर्ट केसेस करे। हाँ, बहुत सारे जो कानून बनाए तो सुविधा के लिए होते हैं, लेकिन उनका मिसयूज ही बहुत होता है। कि मैंने देखा था पहले 498 में 406 498A, जिसमें के बच्चों का नाम लिखा देते थे, रिश्तेदारों का नाम लिखा देते थे, इवन बिचौलिया का नाम आता था। तो उस समय बहुत ही मुश्किल हुआ था और लोगों ने अब किसी के बीच में आना ही बंद कर दिया कि भाई हमें भाई किसी के पचड़ में नहीं पड़ना है। उसका मतलब क्या हुआ, आखिरी कोर्ट में केस फाइल कर देना। इसके बाद में DB एक्ट आ गया, DB एक्ट में सबका नाम लिखवा देते हैं। इसके बाद में मेंटेनेंस का हो गया। तो वो चारों ओर से मैं ये नहीं कहूँगा कि जो फीमेल पक्ष है वही गलत है। हाँ, कभी कभी वो कानून का दुरुपयोग तो होता है, चाहे वो फीमेल की तरफ से कह लो। कानून उनके पास उनको प्रोटेक्शन देता है और देनी भी चाहिए, उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं एक सवाल सीधा सा ये कर रहा हूँ कि लेडीज़ के फेवर में ये सब कानून बने हैं। एक समय जब ये कानून बना होंगे तो अब ये माना गया कि लेडीज़ को ही तंग किया जाता है, लेडीज़ ही विक्टिमाइजेशन होता है उनका, लेडीज़ को ही प्रताड़ित किया जाता है, तो इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए सारी चीज़ें बना दी गई। लेकिन अब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है और मैच्योरिटी कहूँ या उसे विकास कहूँ, फ्रीडम कहूँ, तो मेल और फीमेल दोनों का एक साथ चल रहा है। तो आज मैं सवाल मेरा ये है कि जेंट्स के पास, एक मेल के पास, एक लड़के के पास, जो शादीशुदा लड़का है, उसके पास अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए अगर वो पत्नी से पीड़ित है तो क्या उसके बाद कानूनी प्रावधान है? और सबसे पहले तो मैंने जो देखा है कि अच्छे वकील मिल जाए जो उसको अच्छा सजेस्ट करें कि भाई। कानून में क्या प्रावधान है? कानून में तो मेल पक्ष के लिए जो हस्बैंड है तो वो केवल उसमें मीडिएशन में जा सकता है और केवल डिवोर्स फाइल कर सकता है। तो डिवोर्स में भी या और केसों में भी मीडिएशन का प्रोविज़न है, काउंसलिंग का प्रोविज़न है। अगर बार बार उसमें जाएंगे काउंसलिंग में, मीडिएशन में, तो उनकी जो बातचीत करने के बाद में जो उनकी ईगो हर्ट होती है, जो बहका देते हैं या उनको गुस्सा आ जाता है, उसको बातचीत के जरिए कम किया जा सकता है और मैं इसका प्रयोग करता हूँ। नहीं, आप तो प्रयोग करते, पर एज पर लॉ सिस्टम, लॉ में कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो मेल को प्रोटेक्ट करता हो जैसे लेडीज़ को करता है। सेक्शन 12 के तहत करता है, 498 में करता है या 125 में उसको राहत मॉनिटरी मिलती है। ऐसा कोई राहत का, ऐसा कोई संबल, ऐसा कोई मैं कहूँ सहारा मेल के पास कानून की कोई धारा है? हाँ, अभी तो केवल यही समझा जाता था कि जो महिलाएं हैं उनके साथ में जाति होती रही है समाज में, ऐसा होता आया है, इसलिए उनके लिए सरकार ने कानून बनाए थे। लेकिन क्योंकि अब दोनों बराबर के उस पर चल रहे हैं और पढ़ाई लिखाई में भी हैं, व्यापार में भी हैं। मेल के लिए मैं कानून की बात, हाँ, वही बता रहा हूँ आपको, मैं वक्त बता रहा हूँ। लेकिन इस समय पुरुष के लिए, मेल के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो कर सकता है। अगर है तो लोग करते नहीं हैं, क्योंकि दहेज जैसे उसका 498 का मुकदमा है या DB एक्ट में आता है, तो दहेज देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है। तो शर्मा जी, दहेज की बात मैं ना करूं, अगर मैं ये कहूं जहां लव मैरिज हो रही है, जहां घर से, जिसे कह देते हैं हमारे लोकल भाषा में, घर से भाग के शादी कर रहे हैं या विजातीय शादी कर रहे हैं, दूसरी कास्ट में मैरिज की और लड़के लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, बाद में घर में इन्फॉर्म कर दिया या हमने दोनों ने शादी कर ली है, वहाँ तो दहेज का क्वेश्चन ही नहीं उठा। लेकिन उनके भी जब झगड़े शुरू होते हैं तो वहाँ भी 498 लगता है। दैट इज द प्रॉब्लम।
देखो, जो कानून बना हुआ है तो वो महिलाओं के लिए हैं, फीमेल के लिए हैं। जेंट्स के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। इसके लिए या तो सरकार सोचेगी, जिससे कि डे बाय डे ये मुकदमे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ इस प्रकार से आवाज़ कभी उठी नहीं और किसी ने उठाई नहीं। और वो लोग जो है ऐसे ही अतुल सुभाष सुसाइड करते रहेंगे। आपका कहना है ये कानून उनकी मदद के लिए कहीं खड़ा नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं कुछ तो उसमें कमियां हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी कोर्टों में खड़े रहते हैं, डेट पे डेट मिल जाती है, कभी जज साहब नहीं होते, कभी वकील साहब नहीं होते हैं, तो वहाँ मुश्किल तो सामने आती हैं। आपने कोर्ट्स की बात की, मैं कोर्ट्स पर आता हूँ। ऐसे केसेस में कोर्ट का नजरिया, कोर्ट का बिहेवियर टुवर्ड्स द मेल या फीमेल दोनों के प्रति कैसा रहता है? असल में कोर्ट के हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि वो जो कानून में 125 का है तो वो महिला के लिए ऑर्डर पास करेगा, आपका डीबी एक्ट का है तो महिला के लिए, बच्चों के लिए पास करेगा, अगर 498 का है तो वो महिला के लिए पास करेगा। उनके पास में एक ही सॉल्यूशन है कि भाई आप बातचीत कर सकते हो तो आप जा कर के मीडिएशन में जाओ, काउंसलिंग में जाओ, लेकिन ना वहाँ कोई दबाव है और ना ऐसा कोई प्लेटफार्म है। क्या इन केसेस की बढ़ोतरी में एक बहुत बड़ा रीजन ये नहीं है कि किसी के द्वारा भी, मेल के या फीमेल के द्वारा, फॉल्स एलिगेशंस एक दूसरे के खिलाफ लगा दिए जाएं और ये तय भी हो जाए, सिद्ध भी हो जाए, प्रूव हो जाए कि ये फॉल्स एलिगेशंस थे, इसके अगेंस्ट में उसकी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ऐसी कोई नज़ीर नहीं बनती दिखती जहां उसको सजा दी गई हो, जहां उसने, चाहे वो लेडी ने उसका मिसयूज़ किया हो। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के डिसीजन में अक्सर आता है कि भाई इसका मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन मिसयूज़ करने वालों के खिलाफ क्या पनिशमेंट है? क्या उनको सबक सिखाने के लिए कोई ऐसा कोई आपकी नज़र में कोर्ट कुछ कर रही है? हाँ, उसमें प्रोविज़न तो हैं, लेकिन उन प्रोविज़नों को प्रयोग करने तक समय बहुत निकल जाता है और लोग तब तक पीड़ित हो जाते हैं। और जेंट्स जिसकी आपने क्वेश्चन किया है, जो अभी घटना घटी है, वो अगर किसी पे आरोप लगाए, उनके माता पिता पे लगाए, उनके भाई पे लगाए, खुद पे लगाए, तो प्रूव करने के लिए उसमें काफ़ी समय लग जाता है और वो प्रूव करने के लिए हायर कोर्ट तक जाना मुश्किल काम है। पैसे की प्रॉब्लम आती है, फाइनेंस की दिक्कत आती है और आगे तक लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और फिर लोग मायूस हो जाते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। यही एक कारण आत्महत्या का बन जाता है। हाँ, उसमें आदमी किंकर्त विमुड़ हो जाता है कि मैं करूँ क्या। मेरे को कोर्ट में जाता हूँ तो डेट मिल जाती हैं और कहीं जाता हूँ तो वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, समय वहाँ कम होता है। एक व्यक्ति ऑफिस छोड़ के वहाँ जाता है और मालूम पड़ा जज छुट्टी पे है तो वो दुखी होकर जाता है। घर में उसको वैसे दुख है और कोर्ट में आता तो वैसे दुख होता है। तो एक व्यक्ति, उसे ऑफिस का भी काम देखना है, उसे अपने माता पिता को देखना है, अपने आप को देखना है, तो चारों ओर से वो घिर जाता है और वो अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता, समस्याओं को समाधान नहीं मिल पाता है, तो कभी किस प्रकार से गलत स्टेप उठाने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है। चलिए, आपने कोर्ट्स की तो बात की कि कोर्ट्स के हाथ बंधे हैं, कोर्ट्स अपनी बाउंड्रीज में है, अपने कानून के दायरे में काम करता है। इसमें इंक्रीजिंग इन द मैट्रिमोनियल केसेस में जो रीजंस हैं उसमें एडवोकेट्स का कितना % रोल मानते हो? नहीं, एडवोकेट्स तो एक अपना रोल अदा करता है, उसमें ये नहीं कह सकता कि उसमें ज़्यादा वकील का रोल ख़राब होता है। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। अगर पार्टियां खुद, अभी मैंने केस कराया था, अभी केस किए थे मैंने, तो वो आपस में बैठे और बातचीत कर ली और मैंने 3 मंथ में केस सॉर्ट आउट कर दिया। नहीं, हर एक एडवोकेट विष्णु शर्मा नहीं है ना जी। मेरा कहना का मतलब ये है, मैं भी थोड़े बहुत केस करता हूँ इसी तरह के, तो वहाँ जो एलिगेशन लड़की की तरफ से लगाए गए, उनके जीजा के प्रति, देवर जेठ के प्रति जी मोलेस्टेशन है, 376 रेप है, इवन अननेचुरल सेक्स 377 है, या और इस तरह का मार पिटाई का है, वो बिल्कुल फॉल्स केसेस। बाद में पता लगा, कोर्ट में भी लड़की ने एडमिट किया कि साहब वकील साहब ने ड्राफ्टिंग की थी, मैं तो साइन कर दिए थे। हाँ, वो अभी भी ऑनरेबल हायर कोर्ट्स के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट आए हैं जहाँ पर उन्होंने ये अपनी फाइंडिंग दी हैं कि इस प्रकार से कानून को हथियार न बनाएं। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए कितनी आदमी तैयार होते हैं? उसमें से 100 में से बहुत कम लोग होते हैं
तब तक वो आदमी बहुत ही पीड़ित हो चुका था, परिवार वो बहुत पीड़ित हो जाता है। इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बेस पे ही ये कदम उठाने चाहिए। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं इस बारे में। जब इस टॉपिक को रखा था, कुछ लोगों ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है, काफ़ी लोगों ने दिया है कि 498 जो दहेज विरोध का वो करता है, प्रोटेक्शन करता है दहेज के बारे में, उसमें क्यों ना शादियों के रजिस्ट्रेशन के साथ जो भी खर्चा किया गया लड़की पक्ष से या लड़के के पक्ष से, उसकी एक लिस्ट बना के एसडीएम ऑफिस में सबमिट की जाए। दोनों पक्ष उस पर सिग्नेचर करें कि साहब ये हमने लिया है, ये हमने दिया है, या हमने इसे उपहार दिए हैं, ना दहेज उसको नाम दें। तो कम से कम शादी में अक्सर आपने भी देखा होगा कि 1 लाख खर्च किया या 2 लाख किए या 4 लाख। जैसे ही डिवोर्स की बात आई, जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस की बात आई, जी हमने 25 लाख खर्च किए थे, हमने 60 लाख खर्च किए थे, हमें 1 करोड़ चाहिए, हमें 2 करोड़ चाहिए। तो इस तरह का अनर्गल जो बातें हैं, डिमांड्स हैं, वो शायद इससे रुक सकती हैं। हाँ, लेकिन मैं, क्योंकि एक सामाजिक बुराई है ये, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लेन देन किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही हमारे समाज में बुराई है ये। सर, मैं बुराई तो है, सरकारें कहती हैं लड़की के विवाह के लिए, अभी दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि लड़की के विवाह के लिए 2 लाख रुपए दूंगा। भाई 2 लाख रुपए आप इसलिए दे रहे हो लड़की को कि वो ताकि सामान दे सके लड़के वाले के। जब सरकार इसको इस तरह से बढ़ा रही है, वो कहते हैं कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, सबको आप 51 हजार रुपए दीजिए। भाई नहीं, ये दहेज में नहीं आता है। ये किस में आएगा? ये एक हमारी परंपरा है कि जब बेटी जाती है तो उसको हम खुद स्वयं देते हैं, और घर में जाती है वहाँ भी इसको मतलब तो है दहेज कि क्या है? सामान देते हैं। दहेज में जहाँ पर डिमांड्स होती हैं, जिसके डिमांड, लिए अगर डिमांड है, डिमांड तो शादी से पहले होगी ना सर। डिमांड है तो वो ना करे लड़की वाला कि ये तो डिमांड कर रहे हैं। हाँ, ये एक बेटी के जो माता पिता होते हैं उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था है, और उस उनको सामाजिक व्यवस्था पर ही मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी खुशी से या भले ही इनडायरेक्ट डिमांड से दिया गया, उसकी एक लिस्ट दें। और जो लड़के वाले ने लड़की को दिया उस वक्त, अपनी वधू को, होने वाली वधू को, उसकी एक लिस्ट दें, ताकि पता लगे कि क्या दिया गया, क्या लिया गया। चाहे वो गिफ्ट है, मैं तो उपहार कह रहा हूँ उसको, मैं दहेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। दहेज मैं भी बुरा मानता हूँ, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लिया गया इनडायरेक्ट वे में डिमांड को, तो वो फिर मैं कहता हूँ वो डिमांड नहीं रही। या तो उसे एक्सेप्ट ही ना करें, मत करें शादी, दूसरे और लड़के को ढूंढें। या लड़के वाला कहता है कि मैं बिना दहेज की शादी करूंगा, लड़की वाला कंपेल करता नहीं साहब मैं कोई भूखा नंगा थोड़ी हूँ, मैं अपनी लड़की को खाली ऐसे थोड़ी भेज दूंगा, मैं तो उसको दूंगा। तो पहले तो प्यार मोहब्बत में दिया जाता है, बाद में उसको दहेज का कि जी डिमांड की थी, ये किया था, वो किया था, और 6 साल बाद, 5 साल बाद वो डिमांड का आता है कि उन्होंने डिमांड की थी। तो ये मिसयूज है। हाँ, मैंने जो है ना मेरे पे कई केस आए हैं जिनमें लिस्ट आती है, और वो लिस्ट एडमिटेड होती है दोनों पक्षों तरफ से कि ये सामान दिया, ये लिया गया है। तो उसमें ये अगर परंपरा चल जाती है, ये व्यवस्था होती है कि जो लेन देन हुआ है वो एडमिटेड है, तो फिर झगड़े कम हो जाएंगे, केस कम हो जाएंगे। झगड़े कम हो जाएंगे। और जो अनर्गल डिमांड होती है, शादी में 3 लाख खर्च हुआ, 5 हुआ, हैसियत मेरी 4 लाख की थी, मैं मांगता हूँ फिर 40 लाख कि मैंने लड़की की शादी में 40 लाख मैंने उधार लेके दिए थे पब्लिक से, मैं गांव गांव में उधार मांगता फिरा, मेरे पास प्रूफ कोई नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो खैर, मेरा अब इसमें मैं शॉर्ट करता हूँ। हम बात कर रहे हैं कि क्यों ये इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो सामाजिक पहलू हो गया जी, एक कानून में कोई पुरुष के लिए प्रावधान नहीं है, ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि फ्रीडम है, कोई किसी की सुन के, जैसे आपने कहा, राजी नहीं है। चौथा कि कोर्ट्स का जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है वो बहुत टिपिकल है, क्योंकि ओवरलोडेड कोर्ट्स हैं। इसका एक हम तर्क दे सकते हैं, बीइंग एन एडवोकेट। कॉम्प्लिकेटेड है। एडवोकेट्स, मैं कहता हूं कि बहुत सारे तबका है जो एडवोकेट्स भी प्रोवोक करता है और गलत ड्राफ्टिंग कराता है ताकि केस में जान आ जाए, केस में मजबूती आ जाए, केस सेंसिटिव बन जाए, ऐसा भी देखने में आता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कम से कम अपने एडवोकेट्स ब्रदर को कि केवल वही लिखें जो जेन्युइन लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से लिखवाया गया है। अपनी तरफ से उसमें नमक मिर्च लगा के एडिशनल अल्ट्रेशन करके एक अननेसेसरी हवा ना खड़ा करें, हवक ना बनाएं। बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे ही हम जितने भी चाहे वकील हैं या और कोई प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम किसी के जीवन को बचाएं, और किसी जीवन में खुशी भर दें तो हमको भी खुशी लौट के आती है। और मैं एक और आपके प्लेटफॉर्म से प्रार्थना करना चाहूँगा
कि हमें अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए, हमें लड़ते रहना चाहिए और लड़ने के लिए हमारा प्लेटफार्म है और अपने जीवन को बचाएं और सॉल्यूशन को तलाश करें। ये मेरी एक संदेश है और ये एक रिक्वेस्ट भी है। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। दोस्तों, दरअसल मैट्रिमोनियल केसेस का बढ़ना उसकी कोई एक वजह नहीं है, जैसा आपने चर्चा में वो किया कि इसकी कई वजहें हैं, लेकिन जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, जहाँ तक इस बातचीत का जो जिस्ट निकलता है वो यही है कि जो आजकल एक मिसअंडरस्टैंडिंग की जो परंपरा चल पड़ी है और बियरिंग कैपेसिटी, किसी बात को सुनने की बियरिंग, उसको क्षमता जिसे कहना चाहिए, और किसी की बात को, अपनी बात को दूसरे को कह देने की क्षमता, वो भी कम हो रही है। भले ही विकास बढ़ रहा है, भले ही एजुकेशन बढ़ रही है, भले ही सैलरीज बढ़ रही हैं, भले ही पैकेजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है एक परिवार को चलाने के, उन सिद्धांतों में कहीं गिरावट आ रही है। उन सिद्धांतों के साथ ढंग से उनका पालन नहीं किया जा रहा है। उनमें गिरावट आने के साथ साथ उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है मैट्रिमोनियल केसेस का। अपने परिवार का ना सुनना, अपने परिवार की बड़े छोटों की बात ना मानना और केवल अपनी मनमर्जी करना एक कारण। दूसरा कारण एक बहुत बड़ा, जो आत्महत्या की बात हमने की थी, वो हम ये समझते हैं कि एक संवाद की कमी, जैसा शर्मा जी ने कहा कि आपसी संवाद की कमी है। मियाँ बीवी आपस में बात नहीं कर पाते हैं। सुबह वो दूसरे ऑफिस जाती है, आदमी दूसरे ऑफिस जाता है, रात को लेट नाइट आते हैं, बाजार से खाना मंगाते हैं, खाते हैं और तमाम सो जाते हैं। कोई बातचीत करने का एक माहौल, खुशनुमा माहौल ऐसा मिल ही नहीं पाता। परिवारों से दूर हो गए हैं, रिश्तेदारों से दूर हो गए हैं, शादी ब्याहों में जाना एक औपचारिकता रह गई है। तो अपने अंदर का गुबार, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने की जो प्रवृत्ति होती थी, जहाँ से सॉल्यूशन अपनों से मिल सकता था, वो नहीं मिल रहा है। शायद ये भी एक मैट्रिमोनियल केसेस के जो बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, मुझे भी, आपको भी और हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। इस जो ये सुरसा की तरह डस रही है हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, इससे हमें सबको बचाना होगा, अपने आप को बचाना होगा, समाज को बचाना होगा और विवाह की जैसी एक पवित्र परंपरा को बचाना होगा। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों, आने वाले समय में विवाह के नाम से महिला भी डरे, पुरुष भी डरे और बिना विवाह के ही जो यूरोपियन सिस्टम है या जो और बाहर का सिस्टम है जो हमारे सनातन में नहीं है, उस सिस्टम के तहत हम चल पड़ें और ना घर के रहें, ना घाट के रहें और एक सर्वनाश की तरफ हम चल पड़ें। अपने संस्कारों का, अपनी पद्धति का, अपने मैं कहूँ अपने पारिवारिक जो हमारे जो मूल्य हैं, उनका सबका विनाश की तरफ चल पड़ें, ऐसा ना हो जाए दोस्तों। तो आप सोचिएगा, हम इस पे और चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट से आपकी बात कराऊंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।